एक लड़की जो कि चाइना की टॉप क्लास क्लासिकल सिंगर और डांसर में से एक है और जिसका मंगेतर एक नंबर का अय्याज और लड़कीबाज है। और एक अंकल जो कि हिडन सेवियर है। मूवी की शुरुआत होती है और हम हमारी हीरोइन जियांग फू को देखते हैं। और जियांग फू अपने फैंसी की बिला में आई है और यहाँ अगर वो देखती है लास्ट नाइट उसका फैंसी किसी और लड़की के संग इंटीमेट हो चुका है। लेकिन ये सब कुछ देखकर जियांग फू बिल्कुल भी शॉक नहीं होती है। और अब यहाँ ये लड़की आती है और जियांग फू से कह रही होती है तुम कौन हो। और जियांग फू कहती है मैं इस बिला के ओनर की फैंसी हूँ जियांग फू। और अब जियांग फू इस लड़की को दवाई देती है और उससे कहती है इसे खा लो, इससे तुम प्रेग्नेंट नहीं होगी। और चढ़कर ये लड़की कहती है मैं और जीजन एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। और बहुत ही शांत रहते हुए जियांग फू उससे कहती है पिछली रात जो लड़की जीचंग के साथ थी उसने भी यही कहा था। और अब वह जीचंग आता है और कह रहा होता है इतना शोर क्यों हो रहा है। और फिर आकर जियांग फू के सामने ही इस लड़की को अपनी बाहों में खींच लेता है और इससे कह रहा होता है इसके ऊपर ध्यान मत दो। और जियांग फू के सामने इसके साथ रोमांस करने लगता है। और फिर जियांग फू इनसे कहती है तुम दोनों मजे करो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी, मैं चलती हूँ। और अब अपने मन में कह रही होती है तुम मेरे साथ खेल रहे हो, मैं भी तुम्हारे संग खेल रही हूँ, हम दोनों बराबरी पर हैं। और जियांग फू ऐसा क्यों सोच रही है ये हमें मूवी में आगे पता चलेगा। और अब जियांग फू ड्रिंक करने के लिए बार में आती है और फिर इस आदमी से टकरा जाती है। और यह है हमारा हीरो जीसू जो कि बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। और जियांग से देखते ही एकदम फ्लैट हो जाती है, इसके ऊपर लट्टू हो जाती है और अपने मन में कह रही होती है ये कितना ज्यादा हैंडसम है। और फिर वक्त बर्बाद ना करते हुए इससे पूछ लेती है क्या तुम सिंगल हो। और जीसू कहता है हाँ। और फिर जियांग उसे डायरेक्ट बोल देती है क्या तुम मेरे साथ सोओगे। और जियांग के मुंह से ये बात सुनकर ये थोड़ा शौक हो जाता है और जियांग से कुछ ना कहते हुए अपने कपड़े झड़ाने लगता है। और ये देखकर जियांग थोड़ा अपसेट हो जाती है और अपने मन में कह रही होती है इसने मुझको रिजेक्ट कर दिया। और फिर ऐसे जाने लगती है मगर फिर जीसू उसका हाथ पकड़ लेता है और इससे कहता है हाँ बिल्कुल। और फिर इसे अपने कंधे पर उठाकर ले जाता है और रूम में लेकर आता है और फिर रात बनकर रोमांस चलता है। और अब सुबह होती है और जियांग सोकर उठती है और कह रही होती है रात भर मजे करो और सुबह होते ही सब कुछ भूल जाओ। और फिर ऐसे चली जाती है और इसके जाते ही जीसू उसके लिए नाश्ता लेकर आता है और देखता है कि जियांग यहाँ नहीं है। और फिर ऐसे वहीं रखा जियांग का नेकलेस मिलता है और उस नेकलेस को हाथ में लेकर ही जियांग को छोटी बोल रहा होता है क्योंकि जीसू जियांग को पहले से ही जानता है और उसे छोटी के नाम से बुलाता है। और कह रहा होता है छोटी तुम कितनी ज्यादा क्रूर हो, रात 7 बताने के बाद सुबह उठते ही चुपचाप भाग गई। और अब जियांग बाथ टब में बात को एंजॉय करते हुए जीसू और उसके साथ बिताए हुए पलों के बारे में सोच रही होती है। और अब जियांग जीचैंग के साथ उसके दादाजी के घर आती है क्योंकि यार उसके दादाजी ने अपने पूरे परिवार को खाने पर बुलाया है। और यह जीचैंग की माँ जो कि जियांग को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है क्योंकि जियांग यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही तैयार होकर आई थी जैसे इन लोगों को पसंद है। और जियांग को ऐसे देखकर जीचैंग की माँ अपने मन में कह रही होती है बहुत ही ज्यादा ओबिडेंट, मेरे बेटे के लिए एकदम परफेक्ट, क्योंकि ये अपने बेटे को अच्छी तरह से जानती है क्योंकि उसे बिगाड़ने में पूरा पूरा ऐसी औरत का हाथ है। और अब जियांग को बहुत ही ज्यादा भोली वाली समझकर उससे कह रही होती है जियांग तुम समझदार हो। और जीचैंग के ग्रैंडपा बहुत ही ज्यादा बूढ़े हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसीलिए उनकी हेल्थ के लिए इस बात का ख्याल रखना कि उन्हें कोई भी ऐसी वैसी बात पता ना चले जिससे कि उनकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाए। और इनकी बातें सुनकर जियांग इनसे कहती है अब चिंता ना करें, निश्चिंत रहें। और अब जियांग दादाजी से मिलने आती है और दादाजी जियांग को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। और अब दादाजी जियांग को जीचैंग के एंगल से मिलवाते हैं और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि खुद जीसू है। और इसीलिए जीसू जियांग को पहले से ही जानता है मगर जीसू को देखकर जियांग को धक्का लग जाता है और अपने मन में कह रही होती है मैं कल रात जिसके संग सोई वो कोई और नहीं बल्कि जीफैंग का अंकल है। और वो जीसू से कहता है क्या हुआ छोटी, क्या तुम मुझे भूल गई। और फिर जियांग कहती है नहीं मैं आपको नहीं भूली, लेकिन मैंने आपको काफी सालों से नहीं देखा इसलिए पहचान नहीं पाई। और वो जीसू से कहता है भले तुम मुझे नहीं पहचान पाई लेकिन मुझे सब कुछ बहुत अच्छे से याद है। और अब जियांग चाय बनाकर जीसू को देती है पीने के लिए और चाय पीकर जीसू से कहता है टेस्टी है। और जीसू के मुंह से ये सब सुनकर जियांग को पिछली रात की याद आ जाती है क्योंकि रोमांस करते हुए जीसू ने जियांग से यही शब्द बोला था। और अब जियांग काम का बहाना करके यहाँ से भाग जाती है और हाँफते हुए जीसू के बारे में बड़बड़ा रही होती है। लेकिन तभी पीछे से जीसू आ गया था और उसे कहने लगता है कि तुम्हें डर लग रहा है कल रात जो कुछ हुआ उसके बारे में तुम्हारे फैंसी को पता ना लग जाए। और फिर जियांग घबराते हुए फिर से टकरा जाती है, कहती है अंकल आप गलत समझ रहे हैं, कल रात में बहुत ज्यादा ड्रंक थी। और जीसू कहता है अच्छा अगर तुम्हें याद नहीं तो मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ। और अपनी बॉडी के लपेट दिखाते हुए कह रहा होता है ये तुम्हारी कल रात के क्राइम के निशान है और तुम इसके लिए जिम्मेदार हो। और फिर जियांग को किस करने लगता है और तभी जीचेंग भी आ रहा होता है और जीचेंग की आवाज सुनकर जियांग मन में कह रही होती है मैं अपनी 4 सालों की मेहनत बर्बाद नहीं होने दूंगी। और फिर अपने दांतों से जीसू का आउट काट लेती है और इसे दूर करते हुए कहती है हम दोनों अडल्ट हैं सो प्लीज डोंट बी चाइल्डिश। और अब जीचेंग भी आ जाता है और जीसू और जियांग को साथ में देखकर कह रहा होता है अंकल आप क्या कर रहे हैं। और जीसू से कहता है ये मेरे बाप का घर है, मैं कहीं भी आऊँ जाऊँ मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। और फिर जीचेंग जियांग से कहता है अंकल तुमसे क्या कह रहे थे। और जियांग से कहती है अंकल मुझे एक सीक्रेट बता रहे थे। और जीचेंग कहता है सीक्रेट, कैसा सीक्रेट। और फिर जियांग से कहती है अंकल मुझे बता रहे थे उनका एक नेफ्यू है जो कि गधा है। और ये बात सुनकर हंसते हुए जीचेंग कहता है अंकल का ऐसा कौन सा नेफ्यू है। और फिर इसको समझ में आता है अंकल का तो एक ही नेफ्यू है और वो मैं हूँ। और अब ये बुरी तरीके से चिढ़ जाता है और अब जीचेंग की माँ जियांग से कह रही होती है जियांग जब किचन में जाकर सबके लिए सूप लेकर आओ।
और जियांगफू जाने लगती है और इस सबको सुनकर जीसू कहता है, क्या मेरी भाभी इतनी ज्यादा गरीब है जो एक नौकर भी अफोर्ड नहीं कर सकती, इसलिए अपनी होने वाली बहू से ये सारे काम करवाएंगी। और फिर जीसू की हाँ में मिलाते हुए दादाजी कहते हैं, जीसू बिल्कुल ठीक कह रहा है। और फिर जियांगफू को अपने बगल में बैठने के लिए बोलते हैं और जीचंग की माँ का मुंह बन जाता है। और इससे पहले जीफंग जियांगफू के बगल में बैठता है, जीसू पहले बैठ जाता है और फिर बैठकर जल्दी से जियांगफू का हाथ पकड़ लेता है। और जीसू के ऐसा करने की वजह से जियांगफू मन में कह रही होती है, ये मुझे मरवाएगा, मेरा प्लान चौपट करवाएगा। और अपने मन में जीसू को बहुत ही ज्यादा कोस रही होती है, गालियां दे रही होती है। और अब जीचंग की माँ दादाजी से कह रही होती, इन दोनों की सगाई को 4 साल हो गए, अब हम इन दोनों की शादी करा देते हैं। और अपने मन में कह रही होती है, जियांगफू डैड की फेवरेट है और जैसे ही इन दोनों की शादी हो जाएगी, सारी प्रॉपर्टी मेरे बेटे के नाम पर हो जाएगी। और अपनी भाभी की बात जीसू को बिल्कुल ही पसंद नहीं आती और अपनी भाभी की बात काटते हुए जीसू कहता है, जियांगफू ने सिर्फ अभी कॉलेज पास किया है और ये बात बोलने से पहले आपको एक बार जियांगफू से पूछ लेना चाहिए, क्या वो भी शादी करना चाहती है या फिर कुछ और करना चाहती है। और दादाजी कहता है, जीसू बिल्कुल सही कह रहा है। और फिर जियांगसू से पूछने लगते हैं, क्या तुम शादी करना चाहती हो। और जियांगसू हाँ कर देती है क्योंकि जियांगसू को हर हाल में अपना मकसद पूरा करना है। और जियांगसू के मुंह से ऐसी बात सुनकर जीसू थोड़ा अपसेट हो जाता है और फिर जियांगसू का हाथ छोड़ देता है। और फिर जियांगसू से कह रहा होता है, मैंने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है, इसीलिए मैं ड्राइव नहीं कर सकता, मुझे जाते हुए घर छोड़ देना। और फिर ये मन में कहती है, मुझे आज रात सारी बातें क्लियर करनी होगी। और अब जीसू उससे कह रहा होता है, मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसे इंसान से शादी कभी नहीं करता जो दूसरी लड़कियों के संग सोता है। और फिर जियांगसू उससे कहती है, लेकिन तुम खुद अपने नेफ्यू की होने वाली बीवी के संग सो चुके हो। और जीसू उससे कहता है, मत भूलो तुमने मुझे उकसाया था। और फिर जियांगसू अपने मन में कह रही होती है, चाहे जो हो जाए मैं अपने मकसद के बीच में किसी को नहीं आने दूंगी। और अगर मेरी जहरीली सास को हमारे बारे में जरा सी भनक पड़ गई तो मेरा पूरा प्लान चौपट हो जाएगा, मेरी 4 सालों की मेहनत खराब हो जाएगी। और फिर बहुत ही प्यार से इसे धमकाते उससे कह रही होती है, अगर तुमने इसके बारे में किसी को ही बताया तो मैं तो दादाजी से बोल दूंगी तुमने मुझे फंसाया, और वो और बाकी सब लोग मेरी बात का विश्वास करेंगे। और इसकी ऐसी बातें सुनकर जीसू हंसने लगता है मगर इससे कुछ भी नहीं कहता और यहाँ से जाने लगता है। और फिर जियांगफू से कहती है, तुम अपनी गाड़ी छोड़कर कहाँ जा रहे हो। और फिर जीसू से कहता है, तुमने ग्रेजुएशन पास किया है इसीलिए तुम्हारा गिफ्ट है। और अब जियांगफू अपने फादर के घर आती है जहाँ उसकी सौतेली बहन अपने पेरेंट्स से कह रही होती है, माँ पा मुझे ये वाली कार चाहिए। और इन तीनों को इतना खुश देखकर ये अपने मन में कह रही होती है, ये है हैप्पी फैमिली और मैं क्या हूँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक आउटसाइडर। और जियांगफू की सौतेली माँ जियांगफू को देखकर जल्दी से अपनी बेटी के यहाँ से लैपटॉप ले लेती है और जियांगफू से कह रही होती है, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी हो, किचन में सूप पड़ा हुआ है, जाओ जाकर अपने लिए गर्म कर लो। और फिर जियांगफू से कहती है, मैं खाना खाकर आई हूँ। और जियांगफू का फादर अपनी बेटी को देखकर उससे उसका हालचाल नहीं पूछता और बल्कि उससे कहने लगता है, मैंने तुमसे जिस जमीन के बारे में बात किया था क्या तुमने उसके बारे में जीचेंग से बात की। और जियांगफू उससे कहती है, आजकल वो कुछ ज्यादा बिजी है इसीलिए मुझे बात करने का टाइम नहीं मिला। और इसका फादर इससे गुर्राते हुए कह रहा होता है, तुम्हारी और जीचेंग की सगाई को 4 साल हो गए और अभी तक तुम एक छोटी सी चीज हैंडल नहीं कर पाई। और फिर जियांगफू ने बता देती है, दादाजी मेरी और जीचेंग की शादी की बात कर रहे हैं इसीलिए आप लोगों से पूछने के लिए बोला है। और ये बात सुनकर ये लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि जियांगफू का फादर एक बहुत ही लालची इंसान है और ये बात जियांगफू अच्छी तरह से जानती है। और अब जियांगफू अपनी माँ के बारे में सोच रही होती है और जियांगफू की माँ एक बहुत ही अच्छी और फेमस क्लासिकल डांसर और सिंगर थी और उन्होंने यही कला अपनी बेटी को भी सिखाई थी, जिसकी वजह से जियांगफू भी एक बहुत ही बड़ी फेमस क्लासिकल डांसर और सिंगर है। लेकिन ये बात कोई भी नहीं जानता, खुद उसका फादर भी नहीं। और जियांगफू का प्रोफेशनल नाम सियाजी है और जियांगफू की माँ का खुद का एक थिएटर था, मगर उनके मरने के बाद जियांगफू के फादर ने उस थिएटर पर कब्जा कर लिया था और अपनी मिस्ट्रेस को घर पर ले आए थे। और जियांगफू को हर हाल में उसकी माँ का थिएटर वापस चाहिए और यही रीजन है कि वो जी चैंग से शादी कर रही है क्योंकि जब इन दोनों की शादी होगी तब जी फैमिली जियांगफू को ढेर सारा दहेज देगी और जियांग फैमिली को भी जी फैमिली को दहेज देना होगा। और इसी बात का फायदा उठाकर दादाजी की हेल्प से जियांगफू अपनी माँ का थिएटर इन लोगों से दहेज के रूप में ले लेगी। और जियांगफू की माँ के सर का ताज जो कि वो डांस करते समय पहनती थी वो बहुत ही ज्यादा महंगा है जिसे जियांगफू के फादर ने छुपा कर रखा है। और अब जियांगफू की सेक्रेटरी ने किसी ऐसे आदमी को ढूंढ लिया था जो उस ताज को हासिल करने में जियांगफू की हेल्प कर सकता है। और इस बारे में बात करने के लिए जियांगफू उस इंसान से मिलने आती है और उस आदमी को देखकर शौक हो जाती है क्योंकि वो इंसान कोई और नहीं बल्कि खुद जीसू है। और जियांगफू को अपने ऑफिस में देखकर जीसू कह रहा होता है, आखिर तुम यहाँ क्यों आई हो। और फिर जियांगफू से अपनी माँ के सर का ताज दिखाते हुए कहती है, मुझे ये चाहिए। और इसकी बात सुनकर जीसू से कहता है, क्यों, क्या तुमने अपना प्रिंस रिप्लेस कर दिया है जो तुम मुझसे हेल्प लेने आई हो। और फिर चिढ़कर जियांगफू अपने मन में कह रही होती है, इस आदमी को मौका चाहिए मुझे टीज करने के लिए। और फिर जीसू से कहता है, ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा लेकिन फ्री में नहीं। और जियांगफू कहती है, ठीक है बताओ तुम्हें क्या चाहिए। और जीसू कहता है, जी चैंग से अपनी सगाई तोड़ दो। और जियांगफू कहती है, अगर मैं ऐसा ना करूं तो। और जीसू कहता है, तो ठीक है मैं भी तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा। और मायूस होते हुए जियांगफू से जाने लगती है और फिर जीसू से कहता है, ठीक है मेरे पास दूसरा ऑप्शन भी है। और फिर जियांगफू उछलते हुए उसके पास जाती है और उससे पूछती है, क्या। और जीसू से कहता है, तुम एक बार फिर मेरे संग सोना होगा। और इसके मुंह से ऐसी बात सुनकर जियांगफू से कहती है कि अंकल को मेरे साथ सोने का एडिक्शन हो गया है। और जियांगफू कहता है, हाँ मुझे तुम्हारा एडिक्शन हो गया है। और फिर जियांगफू मन में कहती है, मुझे तो किसी भी तरीके से अपना मकसद पूरा करना है और इसके लिए मैं ये भी करूंगी। और ऐसे हाँ बोल देती है। और फिर जीसू कहता है, मुझे पहले एडवांस चाहिए।
और फिर जियांग जल्दी से इसको किस कर लेती है और उससे कहती है मैंने डिपॉजिट दे दिया। और फिर इसका चेहरा पकड़कर जीसू उससे कह रहा होता है तुम्हारी और जीचेंग की सगाई को 4 साल हो गए मगर उसने अभी तक तुम्हें किस करना भी नहीं सिखाया। आज मैं तुम्हें सिखाता हूँ। और फिर जियांगफू को फोर्सफुली किस करने लगता है। और अब जियांगफू अपने कॉलेज आती है ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए। मगर यहाँ इसकी बहन जियांग भाई इसका मजाक उड़ा रही होती है और ये उसके सारे दोस्त जियांगफू के ऊपर बहुत ज्यादा हंस रहे होते हैं। और तभी यहाँ कॉलेज का डीन आ जाता है जो इन लोगों से कह रहा होता है तुम लोग ये क्या कर रहे हो। और जियांग भाई जियांगफू पर इल्जाम लगाते हुए डीन से कह रही होती है ये यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। मगर डीन इसको डांट देता है और उससे कहता है तुम जानती भी हो कौन है। आज जियांगफू यहाँ पर ब्लू स्टार फाउंडेशन की तरफ से टॉप स्टूडेंट्स को अवार्ड देने आई है। और ये बात जानकर जियांग भाई और यहाँ मौजूद सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं। और अब जियांग भाई को डीन के कहने पर मजबूरी में जियांगफू से माफी मांगनी पड़ती है। और फिर डीन अपने सेक्रेटरी से कहता है आज जियांग भाई ने हमारे गेस्ट के संग जो कुछ भी किया है उसके लिए जियांग भाई का नाम टॉपर की लिस्ट में से हटा दो। आज इसे कोई भी अवार्ड नहीं दिया जाएगा। और अब कॉलेज में जियांगफू से मिलने के लिए जीसू आता है। और जीसू को कॉलेज में देखकर जियांगफू थोड़ा घबरा जाती है और इससे कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और फिर जीसू उससे कहता है मैं तुम्हें ग्रेजुएशन पास आउट की बधाई देने आया हूँ। और ये अपने संग 2 टिकट्स लेके आया था और इससे कह रहा होता है कि आज रात तुम मेरे संग शो देखने चलोगी। और टिकट्स को देखकर जियांगफू मन में कह रही होती है ये तो मेरे ही शो के टिकट हैं और इसे परफॉर्म करने के लिए अपने शो में जाना था इसीलिए ये जीसू को मना कर देती है। कहती है मेरे पास टाइम नहीं है। और जीसू कहता है तुम्हारे पास टाइम नहीं है। और फिर जीसू से किस करने लगता है। और अब यहाँ जीचेंग अपने माँ के कहने पर जियांगफू को ग्रेजुएट होने की बधाई देने आता है। और जियांगफू से कह रहा होता है मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले किसी आदमी के संग देखा। और जियांगफू कहती है आदमी कौन सा आदमी। हाँ मेरा क्लासमेट मुझे नोटबुक वापस करने आया था। मुझे ऐसा लगा कि तुम मेरे अंकल के साथ थी। और जियांगफू कहता है तुम्हारे अंकल आखिर यहाँ क्यों आएंगे। और अगर तुम आज रात फ्री हो तो क्या तुम मेरे साथ खाना खाने चलोगे। और जीचेंग कहता है मैं फ्री नहीं हूँ और माँ और दादाजी को बता देना कि मैं यहाँ पर आया था तुमसे मिलने। और इतना बोलकर चला जाता है। और जीसू टेबल के नीचे ही छुपा हुआ था। और जियांग भाई के पेरेंट्स ने उसे नई कार दिलाई होती है जिसे लेकर वो बहुत ज्यादा शोफ कर रही होती है। तभी जियांगफू यहाँ से जा रही होती है और जियांगफू को देखकर जियांग भाई इससे कह रही होती है ये कार मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिलाई। और अपने दोस्तों के सामने बातों ही बातों में जियांगफू को नीचे दिखाने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन तभी जियांगफू अपने पर्स में से गाड़ी की चाबी निकालती है। और अभी सब लोग देखते हैं जियांगफू के पास तो जियांग भाई से भी महंगी कार है। और ये देखकर जियांग भाई को विश्वास नहीं होता और चिढ़ते हुए जियांगफू से पूछ रही होती है अगर तुम्हारे पास इतनी महंगी कार आई कहाँ से। और जियांगफू कहती है ये मेरा ग्रेजुएशन गिफ्ट है। और अब जियांग भाई के दोस्तों के सामने जियांग भाई का पोपट हो जाता है। और अब शो खत्म हो जाने के बाद जीसू स्पेशल परमिशन लेके सियारी से मिलने आता है और इसे कह रहा होता है मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और अगर आपको एतराज ना हो तो आप इसके ऊपर किसी के लिए हैप्पी बर्थडे लिख देंगी। और जियांगफू उससे पूछती है किसके लिए। और ये कहता है मेरी गर्लफ्रेंड के लिए। और इसके मुंह से ये बात सुनकर जियांगफू सोचे पड़ जाती है आखिर इसकी गर्लफ्रेंड है कौन। इसके जाने के बाद जियांगफू की सेक्रेटरी से कह रही होती है ये जितना ज्यादा हैंडसम है उतना ही ज्यादा रोमांटिक। और जीचेंग ने अपने दोस्तों के संग बहुत ज्यादा ट्रेन कर ली होती है और फोन करके जियांगफू को बुलाता है इसे घर ले जाने के लिए। और जियांगफू इसे यहाँ घर लेने के लिए आती है और ये सबके सामने अपने दोस्तों से कह रहा होता है ये मेरी होने वाली बीवी है। और जियांगफू से घर चलने के लिए बोल रही होती है मगर ये घर नहीं जा रहा होता और जियांगफू को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा होता है ड्रिंक करने के लिए कह रहा होता है मगर जियांगफू मना कर रही होती है। और जब ये नहीं मानता तो जियांगफू से कहती है अगर तुम मेरे साथ घर नहीं चल रहे तो मैं तुम्हारी माँ को फोन कर देती हूँ। और ये बात सुनकर जीचेंग और भी ज्यादा चढ़ जाता है और जियांगफू से कहता है तुम्हें लगता है कि तुम मेरी माँ का नाम यूज करके मुझे कंट्रोल कर सकती हो। और फिर अपने मुंह में शराब भर के जियांगफू को किस करने के लिए जाता है मगर जियांगफू इसमें एक चाटा लगा देती है और फिर यहाँ से जाने लगती है। और जीचेंग जानबूझकर जियांगफू को धक्का दे देता है जिसकी वजह से गिरने वाली थी। और जीसू भी आ गया था और जीसू ने जियांगफू को संभाल लिया था मगर जीचेंग अब भी नहीं मानना था। जियांगफू को बातें सुना रहा होता है और फिर जीसू चिल्लाते उससे कहता चुप रहने के लिए मगर जीचेंग अब भी नहीं मानता और कह रहा होता है ये मेरी फैन से है तुम कौन होते हो दखल देने वाले। और जियांगफू को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है मगर जीसू उसका हाथ पकड़ के मोड़ देता है। और ये देखकर इसका एक दोस्त जीसू के ऊपर गर्म होने लगता है और इससे कह रहा होता है तुम कौन हो और इसे क्यों मार रहे हो। और फिर जीसू से कहता है मैं जीसू हूँ। और अभी समझ जाता है कि ये कौन है और फिर ठंडा पड़ जाता है। और अब जीसू पूरी आइस की भरी हुई बकेट उठाता है और जीचेंग के सर के ऊपर से डाल देता है और उससे कह रहा होता है अब तुम्हारी शराब उतर गई होगी इसलिए चुपचाप अपने आप घर चले जाना। और अब जियांगसू का पर्स उठाकर उसका हाथ पकड़ के उसके यहाँ से ले जाता है और जीचेंग की उसी के दोस्तों के सामने घोर बेइज्जती हो जाती है। और अब जीसू जियांगफू को अपने घर लेके आता है और उसके पैर को टच कर रहा होता है और फिर जियांगफू उससे कहने लगती है क्या तुम पागल हो गए हो। और फिर जियांगफू को कस के पकड़कर उससे कह रहा होता है हाँ मैं पागल हो गया हूँ तुम्हारी वजह से और अब तुम हिलना मत। अगर तुम हिली तो उसके बाद जो कुछ होगा उसकी जिम्मेदारी तुम खुद होगी। और जियांगफू के पैर में चोट लग गई होती है इसीलिए जीसू उसके पैर में दवाई लगा रहा होता है। और जियांगफू जीसू को नाराज देखकर उससे कह रही होती है क्या तुम मुझसे गुस्सा हो क्योंकि मैं जीचेंग की फैन से हूँ। क्या तुम मुझे पसंद करते हो। मगर जीसू उसकी बात का जवाब नहीं देता और इसके पैर में दवाई लगा रहा होता है इसलिए इससे कहता है अपने कपड़ों को थोड़ा ऊपर करो। लेकिन जियांगफू थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती है और फिर जीसू उससे कह रहा होता है ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने पहले नहीं देखा और उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। लेकिन तभी जियांगफू अपने हाथ में कैच उठा लेती है और उससे कह रही होती है तुम्हारे और मेरे बीच जो कुछ हुआ वो सब कुछ सिर्फ बिस्तर तक ही सीमित है और तुम एक बात अच्छे से समझ लो मैं तुम्हारे नेफ्यू की होने वाली वाइफ हूँ और इसके अलावा हमारे बीच कोई भी रिश्ता नहीं होगा।
मगर इसकी बातें सुनकर जीसू उससे कुछ भी नहीं कहता और फिर इसको दवाई देता है और इससे कहता है इसे दिन में 3 बार लगाना, जिससे तुम्हारी चोट का स्कार चला जाएगा। मगर जियांग नहीं ले रही होती और वो जीसू से कहता है इसका मतलब तुम चाहती हो कि मैं हर रोज घर आकर तुम्हें दवाई लगाऊं। और ऐसी बात सुनकर जल्दी से जियांग दवाई ले लेती है। और अब जीचंग यहाँ दादाजी के सामने मुर्गा बन के बैठा हुआ था, क्योंकि जीसू ने दादाजी को सब कुछ बता दिया था। और अब यहाँ घबराते और दौड़ते हुए जीचंग की माँ आती है और कह रही होती है डैड, अगर आपने मेरे बेटे को यहाँ पर इस तरीके से बिठाकर क्यों रखा है। और रणपा कहता है अपने बेटे से ही पूछो, कल रात इसने दारू पीकर अपने दोस्तों के संग क्या हंगामा किया है, किसके संग मारपीट की है। और ये औरत अपने बेटे से कुछ भी कहने की बजाय जियांग के ऊपर चढ़ने लगती है और उससे कहती है एक अच्छी बीवी वही होती है जो हर समय अपने पति के संग रहे। कल रात जब ये बाहर गया था तब तुम उसके साथ क्यों नहीं गई? अगर तुम वहां होती तो शायद ये सब कुछ नहीं होता, लेकिन तुम्हें तो खुद से ही फुर्सत नहीं है। और इसकी बात काटते हुए जीसू कहता है क्योंकि उस जगह पर सिर्फ लोग शराब ही नहीं पीते बल्कि ड्रग भी लेते हैं और अच्छे घरों की लड़कियां इस जगह पर नहीं जाती है। लेकिन अभी भी माँ जियांग को कोई बातें सुना रही होती है और वो जीचंग अपनी माँ से कहता है माँ चुप हो जाओ, मैं मानता हूँ कल रात जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी ही गलती थी। और अब माँ देखती है कि उसके बेटे की सर में चोट लगी है और उससे कह रही होती तुम्हें चोट कैसे लगी। और जीचंग कहता है मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। और माँ कहती है क्लियर समझ में आ रहा है, तुम्हें किसी ने जानबूझकर मारा है। जियांग क्या तुमने मारा है? और फिर जीसू बोल पड़ता है इसे मैंने मारा है। ये बात सुनकर माँ और भी ज्यादा खिसिया जाती है और कह रही होती है डैड, एक अंकल होने के नाते ये मेरे बेटे को गाइड कर सकता है, लेकिन ऐसे कोई हक नहीं कि ये मेरे बेटे पे हाथ उठाए। और फिर जियांग से कह रही होती है जब ये सब कुछ हो रहा था तब तुम ये सब कुछ देख रही थी अपनी आंखों से, तुमने इन दोनों को नहीं रोका, फिर तुम्हारे होने का मतलब क्या है। और जियांग को धक्का दे देती है मगर जीसू उसको संभाल लेता है। और अब ये सब कुछ देखकर दादाजी माँ के ऊपर बरस जाते हैं और उससे कहने लगते हैं तुम अभी तक एक गुनहगार को सपोर्ट कर रही हो, क्या तुम्हें पता है कल रात इसने किसी और के संग नहीं बल्कि जियांग के संग ही मारपीट की है, जिसकी वजह से उसका पैर इंजर्ड हो गया है। वो तो सही वक्त पर जीसुआ पहुंच गया, वरना पता नहीं है क्या करता। और अब जियांग कहती है दादाजी मेरा पैर बिल्कुल ठीक है और अगर आप चाहें तो मैं आपको डांस करके भी दिखा सकती हूँ। और फिर माँ कहती है डैड, जियांग का पैर बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो कुछ मेरे बेटे के संग हुआ है अगर फ्यूचर में अभी ऐसा हुआ तो एक माँ होने के नाते मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी, फिर आप नाराज मत होना। और फिर ग्रैंडपा कहते हैं आज जियांग के कहने पर मैं इसे छोड़ रहा हूँ, अगर इसने फ्यूचर में दोबारा ऐसा कुछ किया तो मैं इसे जी फैमिली से बेदखल कर दूंगा। और ये बात तुम लोग अच्छे से समझ लो। और फिर जीचेंग कहता है हाँ दादाजी मैं समझ गया। और फिर उसकी माँ इसको यहाँ से ले जाती है। और अब मौके का फायदा उठाकर जीसू लड़का से कह रहा होता है डैड, जियांग के पैर में चोट लगी है इसीलिए उसे आराम की जरूरत है, इसीलिए हम कुछ दिनों से ओल्ड हाउस में ही रहने देते हैं। और ग्रैंडपा मान जाते हैं और जियांग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि वो कुछ दिन और दादाजी के संग रह सकती है। और अब जियांग खाना खा रही होती है और खाना उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आता है और मेड से कहती है आपने खाना बहुत ही अच्छा बनाया है। और फिर मेड से बताती है ये खाना मैंने नहीं बल्कि मास्टर जीसू ने बनाया है। और अब जीसू भी आ गया था और जियांग की चोट देखने लगता है और जियांग उससे कह रही होती है तुम ये क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा। और जीसू जियांग के लिए गिफ्ट लेके आया था जो कि एक जोड़ी इयरिंग होते हैं। और जियांग को इयरिंग्स बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं क्योंकि काफी समय से जियांग यही वाले इयरिंग्स खरीदना चाहती थी। और जीसू जियांग से कह रहा होता है छोटी ये इयरिंग्स तुम्हें ऐसे ही नहीं मिलेंगे, इसके लिए तुम्हें इंटरेस्ट पे करना होगा। और जियांग कहती है इंटरेस्ट मतलब। और फिर जीसू से किस कर लेता है और उसे कहता है छोटी तुम्हारी जो भी प्लान है मैं उन्हें बर्बाद नहीं होने दूंगा, बल्कि तुम्हें सपोर्ट करूंगा और तुम्हारा ख्याल रखूंगा। और तुम एक बात अच्छे से समझ लो, तुम सिर्फ मेरी हो। क्योंकि जीसू को कहीं ना कहीं ये समझ में आ गया था कि जियांग के मन में कुछ ना कुछ चल रहा है और किसी बड़े कारण की वजह से जीचेंग की हरकतों के बारे में जानने के बाद भी उससे शादी कर रही है। और अब जीचेंग की माँ जीचेंग के ऊपर नाराज हो रही होती है और उससे कह रही होती है मैंने तुम्हें समझाया था ना, उसे नाराज मत करना, वो तुम्हारे दादाजी की फेवरेट है। और जीचेंग कहता है मैं उससे शादी नहीं करूंगा। और फिर माँ कहती है पागल मत बनो, तुम शायद भूल रहे हो ये शादी किस वजह से हो रही है। और अब जियांग एक बहुत ही ज्यादा महंगे स्टोर में आती है और जीसू भी वही होता है। और जीसू को देखकर जियांग लौटने लगती है क्योंकि ये स्टोर जियांग का ही है और वो एम्प्लॉय को सहारा कर रही होती है चुप रहने के लिए। मगर जीसू उसको देख लेता है और फिर उसके पास जाती है और फिर जीसू कह रहा होता है क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। और फिर एम्प्लॉय कहता है एक्चुअल में मिस जियांग हमारी कस्टमर है। और फिर जीसू उससे कहता है अब तुम यहाँ आई हो तो फैब्रिक चूज करने में मेरी हेल्प करो। और फिर जियांग फैब्रिक चूज करती है और फिर जीसू एम्प्लॉय से कहता है इसी फैब्रिक के हर एक कलर के ड्रेस बनवाओ। और एम्प्लॉय कहता है सर हमारी शॉप एक कस्टमाइज शॉप है और जिसके लिए आप ड्रेस बनवा रहे हैं उसके नाप की जरूरत पड़ेगी। और फिर जीसू कहता है मैं जिस लड़की के लिए कपड़े बनवा रहा हूँ उसका नाप सेम टू सेम मिस जियांग जैसा ही है, इन्हीं के साइज के कपड़े बना दो, उसे फिट आ जाएंगे। और अब जियांग अपने मन में कह रही होती है आखिर वो कौन सी लड़की है जिसके लिए इन्होंने इतने सारे और इतने महंगे कपड़े खरीदे हैं। और अब एम्प्लॉय जीसू से कह रहा होता है आपने तो सारे कपड़े खरीदे हैं इसलिए हम आपको डिस्काउंट देंगे। और जियांग इशारा करती 10%। और फिर एम्प्लॉय अपने मन में कह रहा होता है कोई अगर 1 मिलियन के कपड़े खरीदता है तो मैडम 12% का डिस्काउंट देती हैं, लेकिन मिस्टर जीसू ने तो 10 मिलियन के कपड़े खरीदे हैं और मैडम मैंने सिर्फ इतना डिस्काउंट दे रही है। और जियांग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि एक ही दिन में उसके शॉप के इतने सारे कपड़े बिक गए। और अब जीसू उसे अपने वर्क प्लेस पे लेके आता है और उसे देखकर हम लोग कह रहे होते हैं ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, क्या ये आपकी गर्लफ्रेंड है। और फिर जियांग कहती है नहीं ये मेरे अंकल हैं। और अब यहाँ एक और लड़की आती है जो कि जीचेंग की माँ की कजन है और उसे देखकर जियांग मन में कह रही होती है कहीं ये वही लड़की तो नहीं है जिसके लिए अंकल ने इतने सारे कपड़े खरीदे हैं। और जीसू लीली और जियांग को मिलवाता है
और लिली को बताता है कि ये ची जैंग की फियांसे है। मगर इन दोनों की मुलाकात पहले ही पार्किंग में हो चुकी है, जो कि अच्छी नहीं थी, क्योंकि लिली ने जियांगफू के पार्किंग प्लेस में अपनी गाड़ी खड़ी कर दी थी और जियांगफू से हटाने के लिए बोल रही होती है, मगर लिली अपनी कार नहीं हटाती और उससे बहस कर रही होती है। और अब लिली को पता चलता है कि जियांगफू कौन है और वो जल्दी से उसका हाथ पकड़ कर उसको साइड में ले जाती है और उसे अपना बहुत ही महंगा हाथ का कड़ा निकाल के दे देती है और उसे कह रही होती है, आज जो कुछ भी हुआ प्लीज उसके बारे में मेरी सिस्टर को मत बताना, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। और मौके का फायदा उठाते हुए जियांगफू से कहती है, लेकिन आप मुझे एक ही कड़ा दे रही है, दूसरा आपके हाथ में है, ऐसे तो कड़े की जोड़ी खराब हो जाएगी। और फिर लिली से अपना दूसरा कड़ा भी उतार कर दे देती है। और अभी सब लोग बातें कर रहे होते हैं और जियांगफू से पूछ रहे होते हैं, क्या मिस्टर जीसू मैरिड है? और जियांगफू कहती है नहीं, लेकिन ऐसा कोई है जैसे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और उसी के लिए जीडी स्टोर, जो कि बहुत ही महंगा और एक कस्टमाइज स्टोर है, वहां से अपनी गर्लफ्रेंड के नाम पे बहुत सारे ड्रेस बनवा रहे हैं। हो सकता है कपड़े लेने के लिए वो लड़की वहां पर आए, और अगर आप लोग उसे देखना चाहते हैं तो हो सकता है कि वो वहां पर आए और अकेली आप लोगों की मुलाकात उससे हो जाए। और इसी बहाने अपने स्टोर का कार्ड और एड्रेस सबको दे देती है और ग्रुप में भी शेयर कर देती है। और जीजो भी इन लोगों की फुसफुस सुन रहा होता है और फिर सबके सामने जियांगफू का हाथ पकड़कर उसे यहाँ से ले जाता है और अब लिफ्ट के अंदर ले आता है और उससे कह रहा होता है, आखिर तुम सबको मेरी कौन सी गर्लफ्रेंड से मिलवा रही थी? और जियांगफू कहती है, ग्रैंडपा ने कहा था कि आप बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। और जीजो कहता है, अच्छा तो फिर मुझे बता, मुझे किस तरह की लड़कियां पसंद है? जियांगफू, ये खेल तुमने शुरू किया था, लेकिन अभी तब तक खत्म नहीं होगा जब तक मैं नहीं चाहूंगा। और वो जियांगफू कहती है, अगर ऐसा है तो फिर देर किस बात की है? और वो जीसू को पकड़ के ऐसे सेड्यूस करने लगती है, ऐसे किस कर रही होती है और जीसू को सेड्यूस हो जाता है, लेकिन फिर खुद को कंट्रोल करता है और उससे कहता है, हम लोग अभी लिफ्ट में हैं। और जियांगफू कहती है, क्यों तुम्हें डर लग रहा है? मिस लिली हमें देख लेंगी। और जीसू कहता है, क्यों तुम्हें जलन हो रही है? जियांगफू कहती है, मुझे जलन क्यों होगी, मैं तो बस ये जानना चाहती हूँ आपने इतने सारे और इतने महंगे कपड़े किसके लिए खरीदे हैं? क्या आप मिस लिली को पसंद नहीं करते? और जीसू कहता है, नहीं मैं उसे पसंद नहीं करता। और अब जियांगफू यहाँ से जा रही होती है, मगर जीसू उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है, आखिर तुम जी चैंग से शादी क्यों कर रही हो? और जियांगफू कहती है, क्योंकि मैं उसे पसंद करती हूँ। और जीसू कहता है, सच में? और फिर जियांगफू कहती है, नहीं मैं उसे पैसों के लिए शादी कर रही हूँ, ठीक है? और फिर जीसू कहता है, अगर ऐसा है तो पैसे तो तुम्हें मुझसे शादी करके भी मिलेंगे और पैसे के साथ साथ मेरा सब कुछ मिलेगा। और अब जियांगफू उससे कुछ भी नहीं कहती और अपना हाथ छुड़ा लेती है। और तभी जीसू का आदमी आता है और जीसू से बताता है, अब्रॉड में हमारे काम में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। और फिर जीसू जाने लगता है और जियांगफू से कहती है, तुम वापस कब तक आओगे? और जीसू से कहता है, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तुम दिन में 3 बार मुझे फोन करोगी और जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे एयरपोर्ट लेने के लिए आओगी। और जियांगफू कहती है, मैं तुम्हें लेने क्यों आऊं, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। और जीसू कहता है, मैंने कहा ना तुम आओगी मतलब आओगी, और मेरी पीठ पीछे तुम किसी भी दूसरे आदमी से नहीं मिलोगी और ना ही जीचैंग के क्लोज जाओगी। और जियांगफू को गले लगाते हुए चुपके से इसके पर्स में कार्ड डाल देता है और फिर इसके फोरहेड पे किस करके जाने लगता है। और जियांगफू से कहती है, तुमने बताया नहीं तुम कब तक वापस आओगे? और जीसू कहता है, अगर मैं जिंदा रहा तो वापस जरूर आऊंगा। और जीसू के मुंह से ऐसी बात सुनकर जियांगफू को सेट फील होता है, इसे जीसू की फिक्र हो रही होती है। और अब इसे अपने पर्स में जीसू का डाला हुआ कार्ड मिलता है और ये कह रही होती है, आखिर ये कार्ड मेरे पास कहाँ से आया? और फिर समझ जाती है और जीसू को फोन लगाती है और उससे कह रही होती है, आखिर तुमने मुझे इतने सारे पैसे क्यों दिए? और फिर जीसू कहता है, क्यों तुम्हें पैसे पसंद नहीं है? और फिर जियांगफू कहती है, तो इन पैसों के बदले तुम्हें क्या चाहिए? और जीसू कहता है, तुम मुझे क्या दे सकती हो? और फिर जियांगफू कहती है, ठीक है इन पैसों के बदले तुम मेरे संग 10 रातें सो सकते हो। और फिर जीसू कहता है, 10 रातें क्यों, मैं तो हर रात तुम्हारे संग ही सोना चाहता हूँ। और जियांग को उसकी हरकत की वजह से कॉलेज में एक भी अवार्ड नहीं मिला था, जिसकी वजह से जियांग वेई की माँ जियांगफू को घर पर बुलाती है और उसके ऊपर बहुत ज्यादा बरस रही होती है और उसे कह रही होती है, आकर तुम अपनी बहन के संग ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हें पता है तुम्हारी इस हरकत की वजह से सबके सामने हमारी कितनी बेइज्जती हुई है। और आज तक जियांगफू ने ऐसे कभी पलट कर जवाब नहीं दिया था और यहाँ तक कि इस औरत ने जियांगफू का गला खराब करने के लिए ऐसे एक दवा पिला दी थी जिसकी वजह से जियांगफू दोबारा कभी गाना ना गा पाए। मगर जी चैंग के दादाजी ने जियांगफू की जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली थी। मगर आज जियांगफू चुप नहीं रहती, इन्हें इनकी सारी बातों का मुंह तोड़ जवाब दे रही होती है और कह रही होती है, क्या आज तक जियांग वेई ने मुझे अपनी बहन माना है? और आप भी अच्छी तरीके से जानती हैं कि आज तक आपने मेरे संग क्या क्या किया है। और अभी औरत बुरी तरीके से खिंचा जाती है और जियांगफू के ऊपर हाथ उठाने लगती है, मगर आज जियांगफू उसका हाथ पकड़ लेती है और हाथ पकड़ के इसको धक्का दे देती है। और अब जियांगफू को जाने के बाद जियांग वेई अपनी माँ से कह रही होती है, माँ अभी इसकी शादी इस घर में नहीं हुई है, तभी ऐसी है, जब इसकी शादी हो जाएगी तभी हमारे संग क्या करेगी? और उसकी माँ इसको पट्टी बढ़ाने लगती है, वही सिखाती जो इसने किया है और अपनी बेटी से कह रही होती है, इस दुनिया में ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो किसी औरत को धोखा ना दे। और अब जीसू भी वापस आ गया था और इसका कुछ लोगों के साथ पंगा होता है जिसकी वजह से ये लोग जियांगफू को पकड़ लेते हैं और यहाँ पे गोलियां चल जाती हैं और जियांगफू को बचाते हुए बड़े स्टाइल में जीसू उस आदमी का गला काट देता है। मगर इस समय जीसू को भी गोली लग गई थी और जियांगफू को जीसू की बहुत ज्यादा फिक्र हो जाती है और इसको लग रहा होता है कि जीसू कोई इलीगल बिजनेस करता है। और जीसू का कार्ड उसे वापस करते हुए उससे कह रही होती है, इस कार्ड में से मैंने एक भी पैसा खर्च नहीं किया है, तुम ये कार्ड लो और जल्दी से यहाँ से अब्रॉड भाग जाओ। और मुझे एक बात समझ नहीं आती कि जी फैमिली इतनी रिच है, किसी भी चीज की कमी नहीं, तो फिर तुम ये सब काम क्यों करते हो? और जीसू देखता है कि जियांगफू को उसकी कितनी फिक्र हो रही है और ये देखकर मुस्कुरा रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है, तुम मुझे चोर समझ रही हो, लेकिन मैं तुम्हें अपनी असली पहचान अभी नहीं बता सकता। और जीसू ने हॉस्पिटल जाने से मना कर दिया था, इसलिए दोनों होटल रूम आते हैं
और यहाँ पर पहले से ही जीसू का डॉक्टर दोस्त मौजूद होता है और फिर जीसू की गोली निकाल कर उसकी पट्टी करता है। और जियांगफू ने रात भर जाकर जीसू की बहुत ज्यादा सेवा की होती है, उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखा होता है। और अब सुबह होती है और जीसू सोकर जागता है और इसे इसके डॉक्टर दोस्त का फोन आता है और वो उसे बताता है कि किस तरह से जियांगफू ने रात भर उसकी सेवा की है और जियांगफू को तुम्हारी कितनी ज्यादा फिक्र हो रही थी, इसीलिए तुम्हें पूरे दिल से इस लड़की की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और अब जियांग वही अपनी माँ की सलाह मांगकर जी चैंग को सेड्यूस करने के लिए जियांगफू के जैसे ही कपड़े पहनकर जी चैंग के घर आती है और जी चैंग को हर तरीके से सेड्यूस करने की कोशिश कर रही होती है, मगर जी चैंग इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा होता, बल्कि इसे खुद से दूर हटाते हुए बातें सुना रहा होता है और उसका गला पकड़कर उसको बेस्टिस की बेटी बोल रहा होता है और इसकी अच्छी खासी बेइज्जती कर देता है। और तभी यहाँ जियांगफू भी आ जाती है और सब कुछ देखकर कह रही होती है तुम्हें क्या कर रही हो। और जियांग भी कहती तुम गलत समझ रही हो, मगर जियांगफू उसके गाल में चाटा लगा देती है और उसे कह रही होती है तुम्हें शर्म नहीं आई, मेरी हाफ सिस्टर होते हुए तो मेरे ही होने वाले पति को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हो। और ये सब कुछ देखकर जी चैंग अपने मन में कह रहा होता है पिछले 4 सालों में मैं न जाने कितनी लड़कियों के संग रहा, लेकिन जियांगफू को कभी जलन नहीं हुई, मगर आने से प्रॉब्लम हो रही है। और फिर उठकर जियांग वई का हाथ पकड़ लेता है और उसे कहने लगता है इस पर ध्यान मत दो, चलो यहाँ से। और जियांगफू को और भी ज्यादा जलस करने के लिए जियांग वई को लेकर क्लब आ जाता है, लेकिन यहाँ पर भी जियांग वई में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा होता। और जियांगफू मौके का फायदा उठाकर सारी बातें माँ को बता देती है और माँ बहुत ही ज्यादा गुस्से में क्लवाती है और क्लवाकर जियांग वई की अच्छी खासी फिटनेस बना देती है और उसे मार मार कर उसकी इंसल्ट करके उसके यहाँ से भगा देती है। और माँ इस बात से डर रही होती है कहीं जियांगफू इस सब की वजह से जी चैंग से अपनी सगाई कैंसिल ना कर दे, इसीलिए जियांगफू को अपनी मीठी मीठी बातों फंसाने की कोशिश कर रही होती है। और जियांगफू उनमें कह रही होती है मैं सब कुछ बहुत अच्छे से जानती हूँ, लेकिन मेरी अपनी मजबूरियां हैं। और अब जियांगफू को जाने के बाद ये जी चैंग से कह रही होती है तुम ये बात अच्छी तरीके से जानते हो ना, अगर तुम्हें दादाजी की प्रॉपर्टी चाहिए तो तुम्हें जियांगफू को खुश रखना पड़ेगा। और तुम दोनों की सगाई को 4 साल हो गए हैं, अब तक तो उसे प्रेग्नेंट हो जाना चाहिए था। और अब माँ को जीचंग से पता चलता है कि इसका और जियांगफू का ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जिसकी वजह से जियांगफू प्रेग्नेंट हो जाए। और ये बात जानकर माँ को धक्का सा लग जाता है और वो अपना सर पकड़ लेती है और प्लानिंग करने लगती है अब मुझे ही कुछ करना होगा इन दोनों को करीब लाने के लिए। और अब जियांगफू की सौतेली माँ कुछ पिक्चर लेके आती है जियांगफू और जीसो की, और दादाजी को पिक्चर दिखाते हुए जियांगफू के कैरेक्टर के बारे में गलत सलत बोल रही होती है, मगर दादाजी उन फोटोज पर ध्यान नहीं देते और इसी के ऊपर भड़क जाते हैं और इससे कहते हैं तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम खुद भी एक माँ हो और एक माँ होकर दूसरी बच्ची को बदनाम कर रही हो। और तभी जीचंग भी आ जाता है और फिर जीचंग को फोटो दिखाने लगती है और फिर वही सारी बातें जीचंग से बोलती है और जीचंग इसकी बात का विश्वास कर लेता है और जियांगफू के ऊपर चढ़ने लगता है। उससे कह रहा होता है मुझे इसकी एक्सप्लेनेशन दो, लेकिन तभी जीसू भी आ गया था और फिर जीसू जीचंग को डांटते हुए जियांगफू से अलग करता है। और जीसू को देखकर जियांगफू की सौतेली माँ कह रही होती है देखो इसका वाइल्ड मैन खुद यहाँ आ गया, क्योंकि ये अभी जीसू को नहीं जानती। और उसकी बकवास सुनकर नौकरानी कहती है ये हमारे थर्ड मास्टर है, मास्टर जीसू। और ये बात जानकर उसके तोते उड़ जाते हैं और अब इसकी भाषा बदल जाती और ये माफी मांगने लगती है। और जीसू उससे कहता है मुझसे नहीं तुम्हें जियांगफू से माफी मांगनी चाहिए। और अब ये मजबूरी में आकर जियांगफू से माफी मांग रही होती है, मगर अब जियांगफू उठकर आती है और उसके गाल में चांटा जड़ देती है और किसी आकर कहती है तेरी इतनी हिम्मत तूने मुझ पे हाथ उठाया। और जियांगफू के ऊपर हाथ उठाने लगती है, मगर जीसू उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है मत भूलो इस वक्त तुम जी हाउस में हो। और फिर दादाजी भी जियांगफू की साइड लेते उसको बातें सुनाते हैं और उससे कह देते हैं आज के बाद हमारे घर में अपना पैर ही मत रखना। और अभी अपनी सब लोगों से अपनी अच्छी खासी बेइज्जती करवाकर और किस्सा कर से चली जाती है। और अब दादाजी जियांगफू को समझा रहे होते हैं और उसे अपने साथ वॉक पे ले जाते हैं। और दादाजी के जाने के बाद जीसू जी चैंग से वो फोटो लेकर अपने पास रख लेता है और फिर जी चैंग जीसू से कह रहा होता है अंकल ये सब कुछ क्या चल रहा है, मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए। और जीसू से कहता है मुझे तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। और छोड़कर जी चैंग कहता है वो मेरी है। और फिर जीसू से कहता है वो एक इंसान है, ना ही तुम्हारी कोई प्रॉपर्टी और ना ही तुम्हारा कोई खिलौना जिसके संग तुम अपनी मर्जी से खेलोगे। और आज दादाजी का बर्थडे होता है और दादाजी के बर्थडे में परफॉर्म करने के लिए जीसू ने सियाजी को इनवाइट किया है। और अब जियांगफू तैयार होकर पार्टी में आ रही होती है, तब जीचेंग की नजर उसके ऊपर जाती है और जाकर ठहर जाती है और मन में कह रहा होता है ये कितनी ज्यादा खूबसूरत लग रही है और जियांगफू ही सियाजी है, इसीलिए पार्टी में डांस भी सही करना है। और फिर सबसे पेट खराब होने का बहाना बोल के यहाँ से निकल जाती है और थोड़ी देर बाद तैयार होकर आती है और सबके सामने पार्टी में डांस करने लगती है, लेकिन कोई भी इसे पहचान नहीं पाता और सब इसके गाने की और डांस की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं। और अब बहुत देर हो गई थी, इसलिए जीसू को जियांगफू की फिक्र होने लगती है आखिर कहाँ चली गई, अब तक लौट के क्यों नहीं आई। और इसीलिए बार बार जियांगफू को फोन कर रहा होता है और अब घबराते हुए जल्दी से दौड़कर होटल के अंदर आता है जियांगफू को देखने के लिए। और शो खत्म होने के बाद जियांगफू भी अपना मेकअप उतार के आ रही होती है और इसे देखकर जीसू उससे कहता है तुम कहाँ चली गई थी, मैं तुम्हें कब से फोन लगा रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठानी थी। और जियांगफू बात बनाते हुए कहती एक्चुअली मेरा पेट थोड़ा सही नहीं है इसलिए मैं बाहर नहीं आ पाई। और अब जीसू कहता है तुमने सियाजी का डांस मिस कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ। और जियांगफू कहती है एक्चुअली मैंने उनसे मिल लिया और वो यहाँ चली गई हैं। और जीसू कहता है चली गई इतनी जल्दी। और जियांगफू कहती है हाँ कोई अर्जेंट काम होगा। और अब जियांगफू रेस्ट कर रही होती है, तभी जीचेंग की माँ इसके लिए जूस लेके आती है और इससे कहती है इसे पी लो, इसे पीकर तुम्हारे पेट में आराम मिलेगा। मगर इसने जूस में ड्रग मिला दिया होता है जिससे कि जीचेंग जियांगफू से इंटीमेट हो सके। और जियांगफू को ऐसे देखकर जीचेंग बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और कह रहा होता है
जियांगफू, अब से तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी, और इसका संग जबरदस्ती कर रहा होता है। मगर जियांगफू उसको रोक रही होती है और इससे कह रहा होता है, जियांगफू अब मैं पहले ऐसा नहीं रहा, पहले से बहुत ज्यादा बदल गया हूँ और अब मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। और अब जीसू भी आ गया था और जी चंग को एक गंदी हरकत करते हुए देख लेता है और फिर इसे जियांग से अलग करता है और फिर लाकर मुंह से मार मार के उसको अच्छे से फुटबॉल बना देता है। और अब ये लोग भी आ जाते हैं और दादाजी को देखकर जी चंग कहने लगता है, जियांग, मैं तो सिर्फ तुमसे माफी मांगने आया था। और फिर यीशु कहता है, माफी? ये कौन सा तरीका माफी मांगने का? और अब एक खिसाते हुए कहता है, मैं इसके संग जो चाहे करूँ, ये मेरी फैन से है, आपको आपको इस सबसे क्या मतलब? और फिर यीशु उसके गाल में चांटा लगा देता है और फिर इससे कहता है, अगर ये तुम्हारी वाइफ ही क्यों ना हो, तब भी तुम इसके संग ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते जो ये ना करना चाहे। और फिर जेफिन कहता है, ये मेरी विमन है, आप हमारे बीच में क्यों पड़ रहे हैं? और यीशु कहता है, तुम्हारी विमन? लेकिन ये तो खुद नहीं चाहती कि तुम इसे हाथ लगाओ। और फिर दादाजी कहते हैं, बेशरम इंसान, तुझे शर्म नहीं है एक ऐसी गंदी हरकत करते हुए? आज तूने मुझे बहुत ज्यादा निराश किया है। और फिर माँ कहती है, डैड शांत हो जाइए, जियांगफू उसकी फैन से है और ये उसे क्लोज आना चाहता है, तो ये तो ह्यूमन नेचर है। और फिर जियांगफू को ब्लेम करने लगती है और उससे कहती है, अगर नीचे ने कुछ गलत किया भी है तब भी तुम इसे इस तरीके से नहीं पिटवा सकती। और फिर दादाजी कहते हैं, तुम अभी भी जियांगफू को ब्लेम कर रही हो? मैंने डिसाइड कर लिया है, अब से मेरी कंपनी थर्ड मास्टर संभालेंगे। और अब किस्से आते हुए माँ कहती है, डैड आप कैसी बातें कर रहे हैं, जीसू ने सालों पहले घर छोड़ दिया था, इसे बिजनेस की कोई समझ नहीं है कि बिजनेस कैसे संभालेगा। मगर जीसू अग्री हो जाता है और कहता है, डैड मैं तैयार हूँ, मैं कंपनी संभालूंगा। और ये बात सुनकर दादाजी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और अब जीसू अपनी भाभी के पास आकर कहता है, मुझे पिछले 5 सालों के कंपनी के सारे फाइनेंशियल बिल चाहिए, वो भी 3 दिन के अंदर, समझ गई ना आप? और अभी बुरी तरीके से चिढ़ जाती है और अपने मन में कह रही होती है, ये मरना चाहता है, और किसी आकर यहाँ से चली जाती है। और जीसू अपने किसी एनिमी के बारे में अपने आदमी से पता लगवा रहा था और उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करते हुए सेक्रेटरी को कुछ और ही पता चल जाता है और जिसका वीडियो वो जीसू को भेज देता है। और अब जीसू को पता चल जाता है कि जियांग ही सियाजी है और ये देखकर कह रहा होता है, छोटी तुमने तो मुझे पूरा ही घुमा दिया। और अब जियांग उससे कह रही होती, तुम्हें सब कुछ पता चल गया? और जीसू कहता है, मुझे तो पता ही नहीं चला, जो अभी अभी चलना सीखी थी वो इतनी ज्यादा फेमस हो गई। और जियांग कहती, अब तुम्हारी बारी कन्फेस करने की, अब तुम मुझे अपने बारे में बताओ, आखिर तुम करते क्या हो? और फिर हंसते हुए जीसू कहता है, मैं उन गैंग्स को पकड़ने का काम करता हूँ जो लोग इलीगल काम करते हैं, और तुम चिंता मत करो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा जो लॉ के खिलाफ हो। जियांगफू कहती है, मैं तो डरी गई थी, मुझे तो लगा तुमको छोड़ा गया था। और अब जीसू के पास फोन आता है क्योंकि दादाजी की तबीयत खराब हो गई थी और वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और उनकी हार्ट सर्जरी हो रही होती है और जियांगफू बहुत ज्यादा परेशान होती है और फिर जीसू जियांगफू को संभाल रहा होता है। और तभी जीचंग भी आ गया था और इन दोनों को ऐसे देख लिया था और देख कर चिल्ला रहा होता है, अंकल आप ये क्या कर रहे हैं? और जीसू उससे कहता है, चिल्लाओ मत, ये हॉस्पिटल है। और जीचंग कहता है, आपको शर्म नहीं आई, आपने अपने ही भतीजे की मंगेतर पर नजर डाली? और जियांगफू उससे कहती, जैसे दादाजी ठीक हो जाएंगे मैं खुद उनसे हमारी सगाई कैंसिल करने के लिए बोलूंगी। और ईशन कहता है, अच्छा तो जब दादाजी को तुम दोनों के बारे में पता चलेगा तब वो तुम दोनों का ही साथ देंगे। और इसने दादाजी के बारे में कुछ गलत शब्द बोल दिए थे। और इस बात पर जियांग उसके गाल में चाटा लगा देती है और इससे कहती है, खबरदार जो दादाजी के बारे में एक भी गलत शब्द बोला मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, चले जाओ यहाँ से। और अब फिर आते हुए जीचन कहता है, इंतजार करो, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। और अब डॉक्टर आकर सबको बताता है, दादाजी की सर्जरी अच्छे से हो चुकी है और वो बिल्कुल ठीक है, और ये डॉक्टर वही डॉक्टर है जिसने जियांग की गले की सर्जरी की थी जब इसकी सौतेली माँ ने इसका गला खराब करने के लिए इसको कुछ पिला दिया था। अब डॉक्टर से कह रहा होता है, तुम्हारा गला कैसा है? और जियांगफू कहती है, आपको कैसे पता? अब वो डॉक्टर्स को बताता है, तुम्हारी सर्जरी मैंने ही की थी और जब तुम्हारे गले में प्रॉब्लम हो गई थी तब मैं विदेश में था, तब मुझे थर्ड मास्टर जीसू ने स्पेशली तुम्हारे लिए बुलवाया था और मुझे अच्छे से याद है किस तरह तुम्हारे पास रहकर दिन रात तुमने तुम्हारी सेवा की थी। और आज जियांगफू को पता चलता है किसकी हेल्प असल में किसने की थी। और सच जानने का जी चंग को बुलाकर उससे कहती है, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत है तो जब तक दादाजी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हो जाते उन्हें कुछ मत बताना। और छोड़कर जी चंग कहता है, तुम तो मुझसे कभी शादी करना ही नहीं चाहती थी, इसीलिए मुझसे ब्रेकअप कर रही हो। और जियांगफू कहती है, आज तक मैं बहुत बड़ी गलतफहमी में थी और इसीलिए जब दादाजी शादी का प्रस्ताव लाए तो मैंने हाँ कर दिया, लेकिन अब मुझे सच का पता चल गया है और इसीलिए अगर मैं तुम्हारे अंकल से शादी करती हूँ तो अब से तुम्हें मुझे आंटी बुलाना चाहिए। और जीसू ने भी इनकी बातें सुन ली थी और फिर जियांगफू से कह रहा होता है, तुम सच में मुझसे शादी करोगी? और जियांगफू कहती, हाँ अगर मेरे अंकल करना चाहेंगे तो मैं अंकल से शादी जरूर करूंगी। और अब सर्जरी के बाद ग्रैंडपा को होश आ गया था और जीचेंग आकर दादाजी को जियांगफू जीसू के बारे में बता देता है। और अब दादाजी जीसू के ऊपर बहुत ज्यादा भड़क रहे होते हैं, ऐसे गालियां दे देकर डंडे से मार रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, तो तेरे शर्म नहीं आई, तूने इतनी छोटी सी बच्ची को परेशान किया? और जीसू कहता है, डैड मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। और फिर जियांगफू बीच में आकर दादाजी को रोक देती है और इनसे कहती है, दादाजी अंकल की कोई गलती नहीं है, मैंने खुद ही इन्हें पहले इनवाइट किया था। और दादाजी कहते हैं, मेरी बच्ची, तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे सच बता दो। और जियांगफू कहती, दादाजी मैं सच कह रही हूँ और आज तक मेरा ख्याल हमेशा अंकल ने ही रखा है, जीचेंग को मेरी कोई परवाह नहीं, बल्कि ये तो हर रात मेरी आंखों के सामने एक नई लड़की लेके आता है। और अब अपने पोते की सच्चाई जानकर दादाजी रोने लगते हैं, लेकिन फिर जियांगफू जीसू के रिश्ते के लिए मान जाते हैं और इनसे कहते हैं, जाओ जाकर मेरे सर्टिफिकेट ले लो और जैसे ही मेरी तबीयत पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी
मैं तुम दोनों के लिए एक बहुत बड़ी वेडिंग पार्टी दूंगा। और अब जानकू दादाजी को ये भी बता देती है कि मैं ही सिया जी हूँ। और ये बात जानकर दादाजी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और जीचंग ने भी इनकी बातें सुन ली थी। और अब घर पर शराब पीते हुए अपनी माँ के सामने रो रहा होता है और कह रहा होता है मैं बर्बाद हो गया, ना तो मेरे पास मेरी औरत है और ना ही बिजनेस। वे दोनों इस आदमी के पास आते हैं जो कि इलीगल काम करता है और जीसू का बहुत बड़ा एनिमी है। और इसके साथ मिलकर जीसू को जान से मारने का प्लान बनाते हैं। और अब जीसू को फंसाने के लिए जियांगफू का किडनैप कर लेते हैं। और जियांगफू जीचंग से कहती है तुम पागल हो गए हो। और जीचंग कहता है हाँ मैं पागल हो गया हूँ। तुम मेरी फैन से थी लेकिन कभी भी तुमने मुझे खुद को हाथ नहीं लगाने दिया, लेकिन मेरे अंकल के साथ सो गई। और अब पैसे लेकर जीसू भी आ जाता है। और ये आदमी जीसू से कह रहा होता है सच में एक औरत को बचाने के लिए तुम खुद यहाँ मरने चले आए। और जी चंग जियांगफू को फोर्स कर रहा होता है कि वो जीसू पर गोली चलाए और जीसू को जान से मारकर वो अपनी जान बचा सकती है। मगर जियांगफू गोली नहीं चला रही होती और जीसू को यहाँ से भागने के लिए बोल रही होती है। मगर ये आदमी जीसू के ऊपर गोली चला देता है। मगर उससे पहले ही जीसू के आदमियों ने इसके ऊपर गोली चला दी थी और मौके पर इसकी डेथ हो जाती है। और फिर जीसू के आदमी आकर जीचंग को भी पकड़ लेते हैं और पकड़ के यहाँ से ले जाते हैं। और रोते हुए जियांगफू जीसू से कह रही होती है आखिर तुम यहाँ क्यों आए। और जीसू कहता है आखिर मैं यहाँ कैसे नहीं आता। और जियांगफू कहती है सच में तुम्हारी जॉब बहुत ज्यादा डेंजरस है। और जीसू कहता है अपनी छोटी को बचाने के लिए मैं कोई भी खतरा मोल ले सकता हूँ। और जियांगफू की मांग का थिएटर सही से नहीं चल रहा था, इसीलिए जियांग फैमिली सियाली के संग कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है क्योंकि सियाली चाइना की एक टॉप स्टार बन चुकी है। और इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अब से सियाली थिएटर को संभालेगी और जो भी प्रॉफिट होगा उसमें इन सबकी हिस्सेदारी होगी। और यही बात सोचकर ये लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। और सियाली इन लोगों से कहती है इस खुशी के मौके पर मैं आप लोगों को एक सरप्राइज और देना चाहती हूँ। और फिर अपने चेहरे का नकाब हटा देती है और ये लोग देखते हैं सियाली कोई और नहीं बल्कि जियांगफू है। और ये देखकर इन लोगों को धक्का लग जाता है और जियांगफू कहती है आखिरकार मुझे मेरी माँ का थिएटर वापस मिल ही गया है। और इसका फादर कहता है मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं मानता, ये इनवैलिड है, तुमने हमें धोखा दिया है। और फिर जीसू कहता है इस कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है अब से ये थिएटर जियांगफू का है। और अब जियांगफू को फादर जियांगफू को बातें सुना रहा होता है और कह रहा होता है तुमने अपने घर वालों को धोखा दिया। और अब जियांगफू उसको सुनाती है ये थिएटर मेरी माँ मेरे लिए छोड़ गई थी, आप लोगों ने मुझसे छीन लिया। और फिर जांगवी की माँ कहती है अभी भी एक चीज है जो कि बहुत ज्यादा कीमती है, तुम्हारी माँ के सर का ताज वो तो हमारे पास है। सच में तुम बहुत ज्यादा बेवकूफ हो, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। और अब जांगफू उसके गाल में चांटा लगा देती है और इन लोगों से कहती है मैं भी देखना चाहती हूँ आखिर एक नकली चीज कितने में बिकती है, क्योंकि जीसू की हेल्प से जांगफू ने वो ताज पहले हासिल कर लिया था और उसकी जगह पर एक नकली ताज रखवा दिया था। और अब इन लोगों को समझ में आ जाता है कि ये लोग पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं, इन लोगों के पास कुछ भी नहीं बचा है। और अब अपने घुटनों पे आकर जियांगफू से माफी मांगने लगते हैं, उसे अपनी फैमिली होने की दुहाई दे रहे होते हैं। और जियांगफू कहती है आज के बाद दोबारा कभी भी थिएटर में मैं तुम लोगों की शक्ल नहीं देखना चाहती। और फिर जीसू अपने आदमी से कहता है इन लोगों को यहाँ से बाहर निकालने के लिए। और फिर जीसू के आदमी इन लोगों को यहाँ से घसीट कर ले जाते हैं। और अब जियांगफू का सपना पूरा हो गया था, आखिरकार उसे किसी भी तरीके से अपनी माँ का थिएटर वापस मिल गया था। और अब यहाँ जीसू आता है और जियांगफू से अंकल बुला रही होती है और जीसू से कहता है आज तक तुम मुझे अंकल नहीं बुलाओगी। और फिर अपने घुटनों पर बैठकर जियांगफू को शादी के लिए प्रपोज करता है। और फिर जांगफू कहती है हाँ मैं तुमसे शादी करूंगी अगर तुम मुझे हमेशा हर परेशानी से बचाकर रखोगे। और जीसू कहता है हाँ मैं अपनी छोटी को हर परेशानी से बचाकर रखूंगा। और इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।